आज हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे जो समास है। देखिए समास में ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 का नाम कोई बताइए। 6 का नाम देखो, यहाँ समास के 6 भेद होते हैं। देखिए अभी 26 से 27 क्वेश्चन बनाए हैं। 26 से 27 क्वेश्चन बनाए हैं। परिभाषा बिना अभी बताए हुए 26 से 27 क्वेश्चन बना चुके हैं समास से। उसके बाद बारी बारी से परिभाषा भी बताएंगे। तो उससे पहले हमें परिभाषा को ही बताना चाहिए। उससे पहले हमें परिभाषा को ही बताना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। पहले परिभाषा के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी इसमें मिला हुआ है। तो 26 क्वेश्चन है, एक यहाँ 27, 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को समझने के बाद बारी बारी से परिभाषा को भी देखेंगे, समास की परिभाषा को भी देखेंगे। देखिए पहला समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ भी देखिए समास के कितने भेद है? तो 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? द्विगु समास। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, अभी बोलिए पहला, चाहे द्विगु बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला को द्विगु समास बोलते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा तत्पुरुष समास। एक एक्स्ट्रा भी बताएंगे जो नयन समास कहते हैं, उसको भी बताएंगे। इन सभी को परिभाषा भी देखेंगे। उससे पहले 26 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं? तो 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास का ही परिभाषा है, और इधर भी समास का परिभाषा भी लिख दिया है समझाने पर। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप। आंसर के साथ साथ बोलने चल रहा है। संक्षेप किसका अर्थ होता है? तो समास का। इनमें से किसका 6 भेद है? इनमें से किसका 6 भेद है? तो हम देखेंगे काल काल है, उपवाद समास भी है, संज्ञा है और कारक भी है। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, यही ना? तो हमें 6 भेद ना बताना है कि 6 भेद किनका होता है। इनमें से किनके 6 भेद होते हैं? किसका 6 भेद? समास का। तो समास को, केवल समास को 6 भेद होते हैं। काल को 3 भेद, समास के 6 भेद, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने? 8 भेद होते हैं, जो कारक विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास भी बनते हैं। कारक से कारक क्या विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के बनते हैं। तो देखो यहाँ भी बनेगा। तो इनमें से किसका 6 भेद है? तो समास का 6 भेद है, और बाकी काल का 3 है, समास का 6 है, संज्ञा के 5 है, कारक का 8 है। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, पूर्व पद संख्या वाचक हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद मतलब पहला पद संख्या वाचक हो, गिनती की संख्या को द्विगु समास कहते हैं ना। तो पूर्व पद संख्या वाचक हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद, 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान मतलब दोनों पद मौजूद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास कहलाता है? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या परिभाषा है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो मतलब दोनों पद मौजूद हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया माता पिता, दोनों पद क्या है? प्रधान है, मौजूद है। तो ये जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। देखना यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। उस पर कभी बोले हम कारक, इसमें समास के परिभाषा होना चाहिए, मगर कारक का भी बता दिए। अब कारक से समास का बनता है, इसीलिए कारक को भी दे दिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं।
और विभक्तियों के अनुसार मतलब कारक के अनुसार तत्पुरुष के समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो किन के अनुसार? यह कारक के अनुसार 6 भेद होते हैं। पहला और 8 नंबर छोड़कर दूसरा से लेकर 7 तक कारक का तत्पुरुष समास का भेद कहलाता है। तो कारक के कितने भेद? तो 8 हो गया। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6। और समास के भी कितने भेद? 6 है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद है, वो भी हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद समास के कितने भेद है वो भी पढ़ेंगे। विभक्तियों के नाम के अनुसार से किस समास का 6 भेद है? किस समास का 6 भेद है? 6 भेद है। तो तत्पुरुष समास का 6 भेद है विभक्तियों के अनुसार। कारक है जो कारक के विभक्तियों के अनुसार से किस समास का 6 भेद है? तत्पुरुष समास के 6 भेद है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। जैसे गंगा का जल, जल किसका है? गंगा का। राजमाता, माता किसका है? राजा का। तो ये बताया जा रहा है कौन सा समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष। इससे पहले हमें 6 समास का परिभाषा जानना चाहिए, मगर क्या उससे पहले इसका चलो देखिए 11 नंबर हो चुका है। 12 नंबर देखते हैं। समास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? समास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम, दूसरा है आस। समास में कितने पद होते हैं? समास में कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद या उत्तर पद का भी अंतिम पद भी कहेंगे। तो समास के कितने भेद? समास के कितने पद होते हैं? तो 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद को अंतिम पद भी कहते हैं। आगे 14 नंबर देखते हैं। समास शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह या व्यास कहलाता है। जो समास है उसको खंड किया जाता है, विग्रह किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे समास विग्रह कहा जाता है। देखिए 14 नंबर फिर से क्वेश्चन देखिए, समास शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह या व्यास कहलाता है। यहाँ तक जना रहा है, नीचे तक पूरा जी सर जी बढ़ाइए आगे। क्वेश्चन देखते हैं। समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह या व्यास कहते हैं। यही है, ये दोनों सेम है। 14-15 सेम है, बस उसका लिखा हुआ क्वेश्चन अलग तरीका से। समास या समासिक या समस्त के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह या व्यास कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या समासिक पद? हाँ, तो 16 नंबर फिर से क्वेश्चन देखते हैं। समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या समासिक शब्द? 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समास की प्रक्रिया में शब्दों का क्या किया जाता है? समास की प्रक्रिया में शब्दों का क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण। ये ना है, संक्षिप्तीकरण। कौन सा समास एक दूसरे का उल्टा होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक दूसरे का उल्टा हो तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। जैसे उल्टा, अपना का उल्टा क्या होता है? पराया। लाभ का हानि, दुख का सुख। हाँ, तो ये जितना भी उल्टा आएगा वो द्वंद्व समास कहलाएगा। जिस समास में जितना भी उल्टा है द्वंद्व समास कहलाते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से समास में नकारात्मक का बोध होता है? तो नैन समास। जो 6 समास के बाद एक्स्ट्रा है नैन समास। तो कौन से समास में नकारात्मक का बोध होता है? नैन समास। नकारात्मक तो नहीं का बोध होता है, तो नैन समास में नकारात्मक का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अनपढ़। अनपढ़ में न का बोध हो रहा है तो नहीं, नैन समास कहलाएगा। कौन से समास में नकारात्मक का बोध हो? तो नैन समास में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से समास में पहला पद अव्यय हो
कौन समास में पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद में पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समास में पहला पद पूर्व या प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में कौन समास में पहला पद पूर्व या प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में। कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? कौन समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुव्रीहि समास में। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलाकर तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों पद मिलाकर इसमें तीसरा अर्थ निकलते हैं। तो वही बोला जाता है कि कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे सब पदों की ओर संकेत करता है। वो कौन सा समास कहलाएगा? बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब दोनों पद मिलाकर तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों पद मिलाकर किसका अर्थ निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास में हमेशा भगवान का एग्जाम्पल आएगा। किसका आएगा? भगवान का एग्जाम्पल। जितना भी भगवान का एग्जाम्पल रहे वो सब कौन सा समास कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। चलो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। ये पूछा है परीक्षा में 2021 में पूछा है, 10th क्लास का 2021 में पूछा है। कौन सा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद। देखो यहाँ पूर्व पद है और उत्तर पद भी है और दोनों पद सभी पद। तो इसका कौन सा होगा? पूर्व पद। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर देख लिए, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद होता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास का परिभाषा क्या है? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास कहलाएंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल कोई बताया जाए? माता पिता भाई बहन, छोटा बड़ा, जहाँ विलोम होता है। द्वंद्व समास में क्या विलोम का भी बोध होता है ना? द्वंद्व समास में विलोम का भी बोध होता है और दोनों पद भी प्रधान होता है। यही ना, दोनों पद भी प्रधान होता है। इसे विलोम में क्या हो गया? अपना पराया, लाभ हानि, जोड़ घटाव, ये सुख दुख ये हो गया द्वंद्व समास में। और उसके बाद दोनों पद प्रधान में माता पिता भाई बहन ये सब। तो देखिए 25 नंबर देखते क्वेश्चन, जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होते हैं वहाँ कौन सा समास कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। तो जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है? कौन समास में होता है? कर्मधारय समास में। और कर्मधारय समास को विग्रह करेंगे तो है जो के समान भी आता है। तो विग्रह करने पर कर्मधारय समास में क्या आता है? है जो के समास। तो फिर से 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है? तो कर्मधारय समास में होता है। और समास का परिभाषा देखिए, और उसके बाद समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। अब समास का परिभाषा देखते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर एक दूसरे से मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर एक दूसरे से मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। देखिए जैसे में एग्जाम्पल में देखो, गंगा का जल है, तो इसको दोनों को बीच वाला है, का बीच है, दोनों बीच की विभक्ति को छोड़कर एक दूसरों को मिलाते हैं, मतलब मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। गंगा का जल ये बीच वाला है, गंगा का जल, गंगा जल ये दोनों मिल गया तो क्या गंगा जल हो गया, तो इसी को क्या समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं?
कर्मधारय तत्पुरुष। तो पहला समास के 6 भेद होते हैं। जो पहला देखिए, पहला हो गया द्विगु समास। पहला हो गया क्या? द्विगु समास। दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा अव्ययीय समास। चौथा बहुव्रीहि समास। पांचवा छठा तत्पुरुष समास। एक एक्स्ट्रा है जो नए समास है, ये भी पूछता है परीक्षा में। तो मेन से समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। अब देखिए पहला द्विगु समास लिखे हैं। पहला द्विगु समास का परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो। द्विगु समास का परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब गिनती संख्या हो, संख्यावाचक हो या समूह या समारोह का बोध हो, तो उसे कौन समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे द्विगु समास का एग्जांपल देखिए, फिर एक मतलब पढ़ लेते परिभाषा। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब गिनती संख्या को द्विगु समास कहते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा समूह या समारोह का बोध हो तो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे देखिए गिनती में तिरंगा, जैसे में तिरंगा, त्रिकोण, सप्ताह, चौराहा, दोपहर, नवरात्रि, मतलब इसमें क्या सभी में आ रहा है गिनती संख्या। गिनती संख्या आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या उसके बाद गुच्छा, तो समूह का बोध करा रहा है। गुच्छा में क्या? गुच्छा हो गया, या घौंद हो जाए, या अंगूर का गुच्छा, या कोई भी का गुच्छा हो गया, तो समूह या गुच्छा का बोध करा है तो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो गुच्छा में बहुत सारा कोई चीज, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, या घौंद भी, केला का घौंद, ये सब बहुवचन होता है। तो बहुवचन मतलब समूह का बोध करा है, कौन सा समास? द्विगु समास। अब समझना नहीं समूह में कि हाँ समूह वाला नहीं समझ में आए, सिर्फ द्विगु ही मतलब गिनती संख्या को द्विगु समास कहते हैं। हम क्या होता है गिनती संख्या को द्विगु समास भी कहते हैं और समूह या समारोह का भी। तो ये सभी का एग्जाम्पल आए तो कौन सा? द्विगु समास है। देखिए समूह का, जैसे गुच्छा हो गया, परिवार हो गया, परिवार में बहुत सारा हो जाएगा, वर्ग में, जैसे क्लासरूम में बहुत सारा, समूह में सभा हो गया, सभा में बहुत सारा, मेला में भी बहुत सारा व्यक्ति होते हैं, दोपहर मतलब गिनती संख्या, नवरात्रि गिनती संख्या, समूह सभा, मेला, लड़ियां मतलब कोई चीज का लड़ी होता है वो, यात्रियों, काफिला में बहुत सारा भीड़ होता है, काफिला, चमन्नी, अठन्नी, चमन्नी ये अठन्नी है, चमन्नी है, टीम में भी बहुत सारा बोध होता है, दल में भी बहुत सारा, अठन्नी, त्रिभुज, षष्ठभुज, षष्ठकोण, ये सब क्या गिनती संख्या है। समास के 6 भेद होते हैं, जो पहला जान लिए है। दूसरा को देखिए द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का परिभाषा देखिए, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का कितने पद प्रधान होते हैं? दोनों पद। किसका दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास का। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद एक दूसरे के उल्टा हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद एक दूसरे का उल्टा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व या दोनों पदों के बीच मतलब द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह ये है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, योजक चिन्ह ये है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तथा विग्रह करने पर और मिलेगा, और एवं या अथवा च लगे रहते हैं। विग्रह करने पर ये सब मिलेंगे, और एवं अथवा च ये सब लगे रहते हैं तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। विग्रह करने पर ये सब मिलेंगे। देखिए माता पिता द्वंद्व समास का एग्जाम्पल क्या है? माता पिता है ना, माता पिता। इसका विग्रह करेंगे संस्कृत में करेंगे तो माता च पिता, क्या संस्कृत में ऐसे रहता है माता च पिता। तो यहाँ पे क्या है? माता पिता कौन सा समास? द्वंद्व समास। दोनों पद क्या है? मौजूद है, प्रधान है। जैसे कोई विद्यालय में कोई बच्चे को एडमिशन करवाना है तो वो हेडमास्टर बोलेंगे कि दोनों माता पिता दोनों आएंगे तभी एडमिशन होगा। तो इस तरह से क्या दोनों को मौजूद होना पड़ेगा, दोनों को प्रधान होना पड़ेगा। तो ये दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास।
जैसे माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, नर नारी। उसके बाद क्या है? अपना पराया, अपना पराया। उसके बाद सुख दुख, जोड़ा, सितारा, लाभ हानि, जन्म मरण, हाथ पैर, परीक्षा पूछ चुका। हाथ पैर परीक्षा में इसी पर परीक्षा पूछ चुका, समझिए लगभग पूछा होगा परीक्षा में ये सब। तो हाथ पैर, सुबह शाम, अमीर गरीब, गुण दोष, ये सब किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का। मतलब उल्टा हो या दोनों पद प्रधान हो। क्या उल्टा हो या दोनों पद प्रधान हो, या उसके बीच में क्या है योजक चिन्ह का लगा रहे, तो कौन सा समास कह रहा है? द्वंद्व समास। उसके बाद क्या है? तन मन धन, यहाँ से है तन मन धन। कौन सा समास? द्वंद्व समास से। ये 12th के परीक्षा में हिंदी का पूछ चुका है, 2021 का 12th की परीक्षा में। तो तन मन धन कौन समास? द्वंद्व समास। हाँ, धक्का मुक्की है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ फाइनल परीक्षा में 12th का। तो क्या है? द्वंद्व समास। देश विदेश कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पाप पुण्य, छोटा बड़ा, राधा कृष्ण, माँ बाप भी द्वंद्व समास। इन सभी का एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। ये नोट बना कर रखना कि 12th में भी काम दे। हाँ, अब इसमें एग्जाम्पल बता सकता है नया क्रय विक्रय। ठीक है। अब ऊंचा नीचा भी है, हाँ जनगण भी। अब बड़ा छोटा भी, ठीक है बड़ा छोटा इसमें हम लिख चुके, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो हाँ दाया बाया भी हो जाएगा। पूरब पश्चिम, हाँ उत्तर दक्षिण। समास का द्वंद्व समास और द्विगु समास बता चुके हैं। द्वंद्व और द्विगु बता चुके हैं, अभी वो बता रहे हैं। अभी वो समास तीसरा नंबर देखिए। अभी वो समास का परिभाषा, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अवयव हो, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अवयव हो, या पहला पद उपसर्ग हो, या एक ही शब्द बार बार आए। 3 तरह से पहचान सकते हैं, पहला पद अवयव हो, या पहला पद उपसर्ग हो, या पहला पद उपसर्ग हो, या एक ही शब्द क्या बार बार आए, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? अवयव समास कहेंगे। अवयव समास का एग्जाम्पल है, एक ही शब्द बार बार आए, जैसे बार बार अनेक सा शब्द, जैसे क्या है एक ही शब्द होना चाहिए, एक ही शब्द, जैसे नल क्या हो गया, और नल, घर घर, मतलब एक ही शब्द हो ना जो बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए तो कौन सा समास हो जाएगा? अवयव समास। अव्यय का बोध होता है, तो अव्यय में कुछ वर्ड है जो अव्यय का फिक्स होता है। तो यथा हो गया, यथा से जितना भी शब्द आएगा ना, यथा से अव्यव समास में जितना भी यथा से आएगा वो अव्ययभाव समास कहलाता है। कुछ वर्ड है ना, जैसे हो गया क्या यथा, यथा हो गया, हर हो गया, वे हो गया, प्रति हो गया, ये सबसे शुरू हो ना, ये सबसे, तो अव्ययभाव समास कहलाता है। आ भी, ये सब वर्ड से शुरू हो तो अव्ययभाव समास कहलाएगा। ये सब के सब क्या है? उपसर्ग भी है, ये सब के सब उपसर्ग भी है। तो यही जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय हो, या पहला पद उपसर्ग हो, या एक ही शब्द बार बार आए तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो सब, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा लेखन, ये सभी यथा से शुरू रहेगा तो अव्ययभाव समास आएगा। भर पेट, भरपूर, प्रतिदिन, हर साल, तो क्या रिपीट हो रहा, हर साल मतलब कहते हो हर साल आता है, तो ही में हर उपसर्ग भी है, तो हर साल, हाथों हाथ, हर पल, घर घर क्या है? ये रिपीट है, घर घर क्या रिपीट है, हाथों हाथ में क्या हाथ हाथ रिपीट हो रहा है। एक ही शब्द बार बार आए तो अव्ययभाव समास होगा। प्रत्येक मतलब क्या? प्रत्येक दिन है जो क्या वो अच्छा नंबर लाता है, तो प्रत्येक क्या रिपीट हो रहा है। यथा समय, तो यथा बोले तो यथा से शुरू होगा तो कौन सा समास? हाँ, ये परीक्षा में पूछ चुका है, इंटर की परीक्षा में। जी जान पूछ चुका है। नल नल बोले तो आप बोलो एक शब्द, एक ही शब्द बार बार आए, क्या वो बोलो एग्जाम्पल? साथ साथ, हाँ साथ साथ भी अच्छा, साथ साथ एक कोई बोले, हाँ भिन्न भिन्न भी, एक ही वर्ड,
मतलब एक ही शब्द बार बार आए, क्या एक ही शब्द ना, एक ही है अंक जो बार बार आए, जैसे घर घर, क्या रिपीट हो रहा है, घर घर, नल नल, हल हल, जो भी एक ही वर्ड बार बार आए तो अव्यय बहु समास कहते हैं। और उपसर्ग नहीं पढ़ाए, उपसर्ग पढ़ाएंगे तो आवच्छा से क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग उपसर्ग का क्या कोई एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा। आजीवन, आजीवन कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजीवन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होगा। अब उपसर्ग का पहचान होता है क्या? आगे वाले से, पहला शुरू शब्द के आराम से उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये ना, तो आगे वाला से हम पहचानते हैं, समझिए ना। तो आगे आगे बढ़ रहेगा आ जीवन, यहाँ पे आ कुछ वर्ड शब्द जैसे प्रतिदिन, प्रति दिन हो गया, तो इसमें पढ़ रहेगा थोड़े, यहाँ पे 2 अक्षर मिल रहा है, प्रति, उपसर्ग में क्या प्रति, तो हम कैसे उपसर्ग को सही से टिक लगाएंगे और कैसे समझेंगे कि उपसर्ग का ही एग्जाम्पल है। तो उपसर्ग का एग्जाम्पल रहेगा तो क्या आगे वो समास आएगा। तो इसको खंड करेंगे ना तो पीछे वाला क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। तो बोले शब्द के आराम में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखो दिन, दिन शब्द बन रहा है और उसके जो आगे बचा वो क्या कहला जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। देखो जीवन, क्या जान रहे हैं, जीवन एक शब्द बन रहा है, जो आगे बचा क्या हो गया? उपसर्ग। का उपसर्ग पहचानने का तरीका जाना, कभी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं। जो पीछे वाला है उसका शब्द निकलना चाहिए। देखो दिन, ये अब खाली न लिखेंगे चाहे ऐसे लिख देंगे, देखिए दिन, ती दिन, यहाँ शब्द अच्छा से नहीं बन रहा है, यहाँ बचा पर, ये तो ये चलो हम कहते हैं कि उपसर्ग है, बात शुरू वाला आगे वाला, मगर ये शब्द अच्छा से बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम क्या बोले? पीछे शब्द बनना चाहिए। और जो बन गया, बनने के बाद जो बचा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग भी दिक्कत नहीं होगा पहचानने में। हाँ, प्रत्यय भी होता है ना, प्रत्यय जो आगे शब्द बनेगा, प्रत्यय में आगे शब्द बनेगा, अब पीछे वाला क्या होगा? पीछे वाला जो बचेगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया ना। ये भी दोनों कौन सा है? अव्ययी समास का एग्जाम्पल है। जितना भी लिखा है अव्ययी समास का एग्जाम्पल है। समझ में आया अव्ययी? और किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि अव्ययी बढ़िया से अभी समझ में रहा। 4 नंबर देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को परिभाषा देखिए, जिस समासिक शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता हो, तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे शब्द बनते हैं। तो दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे शब्द बनते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसमें बहुव्रीहि समास में हमेशा भगवान का ही एग्जाम्पल आएगा। किसका आएगा एग्जाम्पल? हमेशा भगवान का एग्जाम्पल आएगा। एक मिनट फिर से समझिए, सुनिए बहुव्रीहि समास का परिभाषा। जिस समासिक शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव में हम बना चुके हैं कि कौन सा समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? और कौन सा समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में। तो हम बहुव्रीहि समझा रहे हैं, जिस समासिक शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता हो और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे शब्द बनते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऐसे समास में भगवान का केवल एग्जाम्पल आता है। देख लो यहाँ पे बिना पानी, ये एक शब्द, 2 शब्द, दोनों शब्द मिलाकर किसी तीसरे शब्द का संकेत करता है, तीसरे शब्द बनता है। तो बिना पानी कौन सा भगवान है? हाँ, तो देखो यहाँ पे सरस्वती का लिखा हुआ नहीं, मगर दोनों पद मिलाकर, क्या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द बनते हैं। तो बिना पानी कौन सा आ जाएगा? सरस्वती का। लंबोदर, जिसका लंबा है, हाँ, जिसका लंबा है उधर, अर्थात कौन? गणेश। इसका बिगड़ा इसी होगा, लंबोदर का बिगड़ा जिसका लंबा है उधर, मतलब गणेश का नहीं, पेट लंबा, हाँ उधर में पेट वाला है, हाँ तो जिसका लंबा है उधर, अर्थात कौन? गणेश जी। ये बिगड़ा इसी का है। मुसुक वाहन, मुसुक पर सवार कौन होते हैं? गणेश जी। नीलकंठ, नीलाकंठ किसका है? शंकर का। नीलकंठ, नीला है जो मतलब नीलकंठ, हाँ नीला है जिसका कंठ, विग्रह करेंगे तो कैसा? नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन? शिव या शंकर बोलो,
एक दंत कौन सा भगवान है? गणेश जी। तो बोलिए कि है कि इसमें जितना भी आएगा एग्जाम्पल भगवान का ही एग्जाम्पल आएगा। मुरलीधर दशानन रावण 10 सिर वाला कौन है? रावण। देखो गिनती भी आ रहा है, इसमें गिनती भी आ रहा है, मगर इसमें कौन सा समास अभी हो रहा है? बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तब किसमें मारेंगे? गिनती की संख्या कौन समास? द्विगु समास। तो दशानंद है, अब पंचानन भी रहेगा, समझ में आया ना? हाँ, तो सब ये पंचानन भी और दशानन सब होगा क्या? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं बोल रहेगा तो किस में मारेंगे? टिक द्विगु में टिक मारेंगे। बहुब्रीहि समास में नहीं टिक नहीं ऑप्शन रहेगा तो द्विगु में मारेंगे। अब देखो ये नीलकंठ है जो कर्मधारय समास का भी होता है और बहुब्रीहि का भी होता है। तो नीलकंठ कौन समास है? दे देगा यहाँ पर बात, देखो यहाँ पे नीलकंठ कौन सा समास है? इस तरह से दे देगा ना, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन में ए बी सी डी करके दिल रहेगा, तो यहाँ दिल रहेगा बात मतलब कर्मधारय, यहाँ पर बहुब्रीहि और उसके बाद द्विगु। चलो अब यही दे देते हैं, अब यही भाव समझ में आया ना? शॉर्ट में सब लिख रहे हैं, कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगु अव्ययी भाव। तो हम नीलकंठ कौन सा समास है तो किस में मारेंगे? बहुब्रीहि में मारेंगे, समझ में ना? और कर्मधारय भी हो रहा है एग्जाम्पल, नीलकंठ किसका एग्जाम्पल भी है? कर्मधारय का भी है। हमारे नीलकंठ पूछ दिया जाए और दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो हम बहुब्रीहि में मारेंगे, समझ में आया ना? बहुब्रीहि में टिक केवल मारेंगे, समझो। कर्मधारय और बहुब्रीहि में बड़ा या सर्वश्रेष्ठ कौन है ताकतवर? समझो बहुब्रीहि। तो ये दोनों ऑप्शन दे दें तो बहुब्रीहि में मारेंगे। और केवल एक ऑप्शन दे देगा यहाँ पर खाली, यहाँ दे देगा चलो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दे दिया, बहुब्रीहि द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। स्वतंत्र रूप से आराम से बहुब्रीहि में मारेंगे, समझ में आया ना? यहाँ पर दे देगा कर्मधारय, इसमें दे देगा तत्पुरुष, हमकी बहुब्रीहि में दिया तत्पुरुष, तो कर्मधारय में टिक मारेंगे। नीलकंठ में कौन समास? कर्मधारय। हाँ, तो बहुब्रीहि का ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कर्मधारय मारेंगे। और दोनों रह जाएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों रह जाएगा तो बहुब्रीहि समास में मारेंगे। कला रहेगा तो स्वतंत्र रूप से मारेंगे, समझ में आ गया नहीं? हाँ। इसे मिटाते हैं। नीलकंठ है। चंद्रशेखर कौन सा समास मतलब कौन सा भगवान है? हाँ, उनके सिर पर चंद्रमा का, हाँ, प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों में क्या है? प्रधान, समझ ना? मंत्री बहुत सारा है, मगर उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। जो पूरे भारत में केवल एक होते हैं ना? सभी मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है प्रधानमंत्री। महावीर कौन भगवान है? बजरंगबली। त्रिलोचन कौन? 3 आंख वाले हैं। जितना भी एग्जाम्पल आएगा इसमें एकदम सर्वश्रेष्ठ बताएगा, इसमें श्रेष्ठता का महत्व। जैसे महापुरुष, पुरुषों में क्या? महान। ये सब क्या किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। जो इसमें महानता के बारे में बताया, सर्वश्रेष्ठ जो इसमें एक का बोध हो, जो मतलब दोनों शब्द मिलाकर के भी तीसरे अर्थ बनते हो, समझ गए? जैसे महान पुरुष, तो पुरुषों में क्या है? महान। तो महावीर कौन सा भगवान? बजरंगबली। त्रिलोचन, 3 लोचन वाले कौन है भगवान? शिव है। और इसमें एग्जाम्पल तुमसे बता सकता है काबू? पवन पुत्र, क्या? पवन पुत्र, ये भी संकट मोचन। ये सब जितना भी आएगा बहुब्रीहि समास में। चलो ये बहुब्रीहि क्लियर हो गया? क्या इसमें दिक्कत है? जितना भी आएगा एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास में जितना भी एग्जाम्पल है एकदम भगवान का ही एग्जाम्पल रहेगा। और दोनों शब्द मिलाकर तीसरे अर्थ का संकेत देता है, तीसरे अर्थ बनते हैं। समझ में आ गया सबको? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, जिस समासिक शब्द में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो,
मतलब दो पद रहेगा, कुछ कोई भी एग्जाम्पल, दो पद रहेगा, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, उसका तुलना करेगा, उसका अच्छाई के बारे में बताएगा। सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और अच्छाई के बारे में बताएगा, विशेषता के बारे में बताएगा, उसके गुण के बारे में, अच्छाई गुण के बारे में इसमें बताएगा। तो कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता हो, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी गुणता के बारे में, सर्वश्रेष्ठ के बारे में बताएगा तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब विग्रह देखो, विग्रह करने नोट में करके दिए हैं, विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में है जो के समान आते हैं। विग्रह करेंगे ना बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास को विग्रह करेंगे, उसके एग्जाम्पल को विग्रह करेंगे तो उसके में है जो के समान आते हैं। जैसे देखो नीलकंठ एग्जाम्पल में कर्मधारय का भी था, ये नीलकंठ और बहुव्रीहि का, तो हम समझा दिए नीलकंठ कि कर्मधारय में किस तरह से टिक मारना है और बहुव्रीहि में किस तरह से टिक मारना है। तो नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखो, मतलब विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, कैसे विग्रह हुआ? नीला है जो कंठ, है जो आया कि नहीं? हाँ कंठ कैसा है? तो नीला है। तो कंठ की विशेषता बताया जा रहा है इसमें। किसकी विशेषता बताया जा रहा है? कंठ की। ये कंठ है तो कैसा है? नीला। कमल नयन, कमल नयन, तो नयन को है जो नयन की विशेषता बता रहा है। नयन को अच्छाई के बारे में, नयन को क्या अच्छाई है कि फूल के जैसा, कमल के फूल के जैसा आंखें है, कोमल है, आंखें है जो मतलब नाजुक है, कोमल है, किसके जैसा? कमल के फूल की जैसा, कमल के समान। कमल के समान क्या है? नयन, मतलब आंखें। किसकी विशेषता बताया जा रहा है इसमें? नयन की। नयन तो कमल नयन, नयन के समान, कमल के समान नयन, ये है तो कमल के समान नयन। तो आंखें की विशेषता बताया जा रहा है कि आंख है जो फूल की तरह है, हाँ कोमल है। चंद्रशेखर जैसे, या चंद्रमुखी ना है, चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्र है जो, ये बोलता है कि चंद्रमा के साथ उसका सुंदरता है। तो हाँ, तो किसी के अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है कि चलो ये वो व्यक्ति है जो सुंदरता में बहुत अच्छा है, तो उसकी अच्छाई के बारे में बोलेगा। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ महान है तो नहीं बोलता, उसके जैसा ये भी मतलब अच्छाई में है, जो भी अच्छाई रहता है उसकी अच्छाई के बारे में बताया जाता है। सुंदरता हो या उसके जो भी टैलेंट हो उसके अच्छाई के बारे में इसमें बताया। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है, तो महान है जो पुरुष। हाँ, चंद्रमुखी, मुख चंद्र के समान, मुख है, के समान मुख आ रहा है यहाँ पे। चरण कमल, कमल के समान, मतलब कमल के जैसा क्या है? चरण पैर। कुसुम, कोमल के समान क्या? कुसुम है। कोमल फूल। मिर्ग के समान नयन, मिर्ग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि, समझ में आया बहुव्रीहि? इसको है जो के समान आएगा। टोटल कितना आएगा? है जो के समान। हाँ, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, एक पद दूसरे पद की इसमें विशेषता, अच्छाई के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके विशेषता के बारे में बताएगा। समझ में आया ना? क्लियर हो? तत्पुरुष समास जो लास्ट है, छठा नंबर देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? कौन सा समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी ऐसे बन सकता है। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल तत्पुरुष का, गंगा जल, जल किसका है? गंगा का। अंतिम पद क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, गंगा जल। विद्यालय, आलय किसका है? विद्या का। राजपुत्र, पुत्र किसका है? राजा का। राजकन्या, कन्या किसका है? राजा का। राष्ट्रपति, पति किसका है? राष्ट्र का। रसोई घर, घर किसका है? रसोई का। तो ये समझ में आया? जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब अंतिम मतलब क्या? लास्ट वाला। तो अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान पता चल रहा है? रसोई घर, घर किसका है? रसोई का। पता चल रहा है ना? अंतिम पद प्रधान हो। तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, कौन सा समास का अंतिम पद
प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का। ये समझ में आया? हाँ लास्ट में देखो जी तत्पुरुष समास का 6 भेद बताए थे, जो 6 भेद मतलब को भी देखते हैं। 6 भेद को भी और कारक पर होता है क्या, विभक्तियों के अनुसार 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 6 भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद, तत्पुरुष समास का परिभाषा बता दिए थे, अब इसका 6 भेद देखते हैं जो विभक्तियों के अनुसार से होते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद किसके अनुसार से होते हैं? विभक्तियों के अनुसार। विभक्तियों के अनुसार से तत्पुरुष समास के 6 भेद जो विभक्तियों के नामों के अनुसार होते हैं, विभक्तियों के नामों के अनुसार होते हैं। तो विभक्ति कै को होते हैं? कारक 8 होता है। तो पहला जो होता है क्या, प्रथम कर्ता ने, ये छोड़कर अब लास्ट वाला छोड़कर, समझ आ रहा है ना? पहला छोड़कर और लास्ट वाला 8 नंबर छोड़कर दूसरा से लेकर 7वां तक क्या होता है, विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तो दूसरा प्रथम कर्ता नहीं है, जो कर्ता नहीं है, दूसरा है देखो कर्म तत्पुरुष, जो क्या है को, इसका पहचान किस है ना, को। कर्म तत्पुरुष का पहचान को है, मतलब प्रथम कर्ता ने, द्वितीय कर्म को होता है ना को, तो इसका पहचान को है। तो देखो इसका विग्रह, हाँ को कर्म तत्पुरुष समास है, जो इसका पहचान को है। को का लोप होता है, मतलब को छुपा रहता है। लोप माने क्या, छुपा हुआ रहता है। को का लोप रहता है, छुपा हुआ रहता है। विग्रह करने पर को आता है, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, को आता है। विग्रह करने पर को आता है। देखो जैसे हम देखते एग्जाम्पल में, और बाद विग्रह भी करेंगे। रथ चालक, देखो इसमें को का पता नहीं है, छुपा हुआ है को, पर विग्रह करेंगे तो को आएगा। रथ चालक, तो इसको विग्रह करेंगे किस तरह से, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो विग्रह करने रहा है, विग्रह करने के लिए बोलेगा या विग्रह कर रहेगा तो चुन लेना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो समास, जैसे समास का 6 भेद होते हैं, 6 भेद बता चुके थे। कौन कौन बता चुके हैं? पहला द्वंद्व समास बता चुके हैं, दूसरा द्विगु, फिर अव्ययभाव, और उसका बहुव्रीहि, कर्णधारे, उसके बाद 6 नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद बता चुके हैं। हाँ, तो जितना भी समास बता दिए उस सभी का जो विधि बताया है, वो विधि काम आ गया तो वो समास अलग अलग हो जाएगा। समझो वो सब विधि नहीं आ रहा है तो बचा तो कौन सा समास बचा? तत्पुरुष समास बचा। सब विधि काम में आया है और केवल देखे कि मतलब जैसे कर्णधारे में बोले थे क्या है, जो के समान आना चाहिए, ये ना एक तो दूसरे पद की विशेषता बताता हो, ये सब नहीं आ रहा है काम में तो क्या तत्पुरुष में देखेंगे। और बहुवीरी में क्या भगवान का एग्जाम्पल आता है, बहुवीरी में भगवान का एग्जाम्पल न आए तो किस में देखेंगे? तत्पुरुष में देखेंगे। द्विगु समास में क्या बताया, गिनती संख्या ना आए तो किस में देखेंगे? देखो रथ चालक है ना, रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, इसमें गिनती नहीं आ रहा है, ना भगवान में आ रहा है, न एक पद दूसरे पद की विशेषता भी बता रहा, ना दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो ये दोनों पद प्रधान भी नहीं, ये सब नहीं रहेगा, समझ लेना लास्ट में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समझ में आया ना? सभी समास का परिभाषा नहीं अटैच कर रहा है, नहीं उससे मेल खा रहा है तो समझो आप तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष पकड़ेंगे किस तरह से? हम विग्रह करके पकड़ेंगे कि चलो को आता है कि नहीं, से आता है कि नहीं, को मतलब के लिए आता है कि नहीं, उसके बाद से जुदाई आता है कि नहीं, कहा के किया आता है कि नहीं, और बाद ये पर पे, ये सब आएगा तो समझो विग्रह करने पर, ये सब आएगा तो समझो क्या तत्पुरुष समास का है, तत्पुरुष समास का भेद है। देखो तो तत्पुरुष समास का पहला क्रम तत्पुरुष, इसका को का लोप होता है, विग्रह करने पर को आता है। तो रथ चालक, ये ना रथ को चलाने वाला, मतदाता, तो मत को देने वाला, मतलब अपने मत जो वोट देता है वो मत को देने वाला, चाहे अपने विचार को देने वाला। गगन चुंबी, गगन को चुनने वाला। यश प्राप्ति, यश को प्राप्त करने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। इस तरह से तो समझ में आया ये कर्म, पहला कर्म तत्पुरुष समझ में आया? हाँ गया। चलो देखते हैं दूसरा नंबर, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष से द्वारा, मतलब विग्रह करेंगे तो से द्वारा, मतलब से आएगा, उससे द्वारा आएगा, ऐसे छुपा हुआ रहेगा, से का लोप रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे में
रस भर, कोई भी रस भरा हुआ, जैसे मिठाई है कोई भी रस भर, रस से क्या भरा हुआ, समझिए ना। मुंह मांगा, क्या मुंह मांगा, जितना मांगो मतलब क्या धन रोजी में हो तो मुंह मांगा। रोग तो रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित मतलब द्वारा हो रहा है ना, द्वारा हो रहा है तो रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित है। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त मतलब भरा पूरा। रेखांकित, क्या रेखा से अंकित है। हस्त लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, कोई भी हो कार्य कोई भी तो हाथ से क्या हुआ, लिखा हुआ। हस्त लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, समझ में आया। तीसरा नंबर देखते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा, जहां बिगड़ा को भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। संप्रदान तत्पुरुष, इसका को देने में के लिए होता है, मतलब देने के लिए होगा। और इसका पहचान क्या है, के लिए रहेगा। विग्रह करेंगे तो के लिए इसका होगा या छुपा हुआ रहेगा। विग्रह करें मतलब छुपा हुआ रहेगा, विग्रह करेंगे तभी मिलेगा। देखो गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह करो गुरु के लिए दक्षिणा, हाँ समझ में आया ना, के लिए आएगा। के लिए क्या होगा, छुपा हुआ रहेगा, के लिए छुपा रहेगा। तो गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। स्नान घर, विग्रह करो, विग्रह करने के लिए इधर रहेगा। तो स्नान घर का विग्रह कौन होगा, 4 का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें विग्रह के लिए सीखेगा तब दो। तो स्नान घर और स्नान के लिए घर। आप देख लेते हैं देशभक्ति, देश के लिए परीक्षा भवन, युद्ध भूमि, विद्यालय, पतिव्रता, पति के लिए व्रत। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया सबको। झूठ के नहीं बोलना, समझ में आया तो बोलना है। जहाँ दिक्कत हो, जहाँ दिक्कत हो पूछना है कि हाँ इसे फिर से समझाइए, ये चाहिए विग्रह करके फिर से बताइए। हाँ तो दो के लिए छुपा रहता है, ऐसे रहेगा, इसमें के लिए दिखाई नहीं देगा। विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा, समझ में आया ना। विग्रह करेंगे तो देखिए गुरु दक्षिणा, इसमें के लिए दिखाई दे रहा है ना, मत विग्रह करेंगे तब ये के लिए आएगा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। आगे देखते हैं 4 नंबर तत्पुरुष समास का 4था नंबर देखते हैं। आपदान तत्पुरुष, आपादान होता है, अपादान। चलो आपादान तत्पुरुष से जुदाई, इसमें क्या से रहेगा। देखो यहाँ भी से था, यहाँ भी से है, इसमें क्या जुदाई का बोध कराएगा, इसमें द्वारा का बोध कराएगा। देखो हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा गया, उसमें द्वारा बता रहा था, इसमें क्या जुदाई का बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, जुदाई के बारे में बताएगा। देखो पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, जो भी पाप किया था उससे क्या हो गया, मुक्त हो गया। जुदाई के बारे में बोध करा रहा है। धनहीन, क्या धन से हीन हो गया, उसके पास कुछ भी धन है। पद भ्रष्ट मतलब क्या, रास्ता से पद से भ्रष्ट हो गया, जो पद पे था। हाँ जल से क्या हीन है, बंधन मुक्त, हाँ बंधन से मुक्त हो गया। मतलब क्या उसे बांध के रखा हुआ था या किसी चीज में बंधा हुआ था, उसे मजबूर था, उससे क्या उसे छुटकारा कर दिया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से द्वारा हो रहा, मतलब जुदाई का बोध रहा, जुदाई या अलग का बोध होता है इसमें, जुदाई या अलग का। देश निकाल मतलब देश से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब ऋण से क्या उसका हाथ धोना पड़ गया, ऋण उसके पास एक भी पैसा नहीं है। चलो अब देखते हैं 5 नंबर संबंध तत्पुरुष। संबंध तो ये नहीं पूछेगा कि संबंध तत्पुरुष है या उदाहरण तत्पुरुष है, पूछेगा तो किसमें कंपटीशन में पूछेगा, कंपटीशन में ऐसे आसान से पूछेगा संबंध तत्पुरुष। ये मतलब पहचानने का ही हर तरीका है, 10वां के लिए, इंटर के लिए सिर्फ पहचानने के लिए ये है, और बाकी कंपटीशन में पूछेगा कि हाँ तत्पुरुष में है तो संबंध तत्पुरुष है कि अव्यय तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है। तो यहाँ पे क्या कि सिर्फ पहचानने का तरीका है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय के अवयव है कि दिग्विजय है कि द्वंद्व है। तो हम 5वां नंबर देते हैं संबंध तत्पुरुष। इसका पहचान क्या है, काके की रारेरी, ये होता है संबंध तत्पुरुष का पहचान, काके की रारेरी। तो इसको विग्रह करने पर ये सब आएगा, तो इसे छुपा हुआ रहेगा, लोप रहेगा। देखो गंगा जल, इसमें का नहीं आ रहा, विग्रह करेंगे तो का, गंगा का जल। इसमें गीतिक संख्या आ रहा, नहीं आ रहा। दोनों पद प्रधान भी नहीं, जल किसका है, गंगा का, जो बता रहे हैं अंतिम पद प्रधान हो। राजपुत्र, पुत्र किसका, राजा का। देवरानी, देवरानी। चलो जल धार, जल की धारा। चलो देखो
दिनचर्या दिनचर्या जन्म करता है सूरज के गिनती हाँ। राज कन्या राजा की कन्या विद्या सागर विद्या का सागर ये समझ में आ गया। 6 नंबर देखते हैं जो लास्ट है अधिग्रहण तत्पुरुष। इसका पहचान क्या है? वेपर पे जैसे देखना हाथी से एग्जाम्पल में पर पे छुपा हुआ रहेगा विग्रह करेंगे तब या गृह प्रवेश गृह मतलब नया नया घर बनता है तो उसमें क्या पूजा पाठ करके गृह प्रवेश होता है। तो क्या गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश संस्कृत होता है गृह घर का संस्कृत क्या होता है गृह तो गृह प्रवेश घर में प्रवेश पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम पेट दर्द पेट में घर जमाई नर न घर में जमाई मतलब घर में जमाई घर है ना घर में नर श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ मन समझ रहे हैं ना उत्तम घुड़सवार घोड़े पे सवार आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास धर्मवीर धर्म में तत्पुरुष समास के 6 भेद क्लियर हुआ सबको? जी सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए पूछेंगे तो इसमें या बनाने के लिए लगातार 20 को दे देंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ तो कौन सा समास में दोनों पद प्रधान होता है? कौन सा समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। कौन सा समास में दोनों पद नहीं प्रधान होता? बहुव्रीहि समास में। और कौन सा समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद जो कंप्लीट हो चुका है बता चुके हैं। अभी एक्स्ट्रा है जो कौन सा समास है? नैन समास है। देख लेते हैं इसे भी क्वेश्चन पूछता है इसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये क्या है? नैन समास। कौन समास है? नैन समास। इसका परिभाषा देखते हैं जिस समास में नकारात्मक का बोध हो नकारात्मक मतलब नहीं का बोध हो जिस समास में नकारात्मक मतलब नहीं का बोध हो तो उसे नैन समास कहते हैं। नैन समास का मतलब कौन सा समास कहते हैं? नैन समास। देखो और न के स्थान पर अ का बोध होता हो अ या अन न के स्थान पर अ या अन का बोध होता हो तो उसे भी और न के स्थान पर अ या अन आता है मतलब वो शुरुआत में आएगा अ या अन रहेगा तो समझ जाएंगे नैन समास से। और इसमें नहीं का भी उच्चारण आएगा विग्रह करेंगे उसको तो नहीं का भी उच्चारण होता है। देखो ना जैसे में अनाथ क्या ये मतलब अनाथ मतलब इसका कोई नहीं है कोई नहीं है मतलब कोई भी इसका सहारा नहीं है तो नहीं का बोध हो रहा है इसमें। अनाथ असत मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अनपढ़ मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है नहीं का बोध हो रहा है ना अनपढ़। अधर्म मतलब कोई धर्म नहीं है कोई धर्म का नहीं। असमर्थ मतलब कोई उसमें कोई समर्थ नहीं है कोई काम कर। अनजान मतलब इसे हम पहचानते हैं नहीं जाना पहचाना नहीं है नहीं पहचानते ये ना। अयोग योग मतलब ना कोई काम करने वाला। अशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं लिखा है अशुद्ध है मतलब नहीं का बोध हो रहा है इसमें नहीं का बोध हो रहा है। अनदेखा मतलब नहीं देखे सुना मतलब बिल्कुल नहीं सुने। अज्ञानी अपरिचित मतलब अज्ञानी मतलब कुछ ज्ञान नहीं अपरिचित मतलब बिल्कुल नहीं हम नहीं पहचानते परिचित नहीं है इसे समझ में आए। नहीं का बोध होता है अन्न का भी इसमें उच्चारण आता है। देखो इस अन्न में है ना आओ सारे अन्न में आता है। हाँ आ का भी एग्जाम्पल आए आ का मतलब क्या उसको विग्रह करते तो नहीं का बोध कराता है न तो नकारात्मक का बोध कराए उसे नैन समास कहते हैं। क्लियर हुआ समास पूरा?